हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो अपने महासीरीज का 7वां पार्ट होने वाला है। महासीरीज क्या है बच्चों? तो 1000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का VVI ऑब्जेक्टिव का एक महासीरीज है। अगर आपने इसे इस ढंग से लगा लिया, सही से कर लिया, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में 1 या 2 सवाल ही ऐसे मिलेंगे जो कि आपने नहीं कर रखे होंगे इस महासीरीज में। अदरवाइज़ आपको सारे सवाल यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो आज के इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास को। यहाँ पर मैंने 20 सवाल लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इनमें से ज़्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने की संभावना, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो पहला सवाल है आज का बच्चों कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? कौन सा ऐसा देश था जो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी दोनों एक हो जाए? ठीक है बच्चे, तो कौन था बच्चों? ऑप्शन है इंग्लैंड ऐसा था, रूस था, ऑस्ट्रिया था और प्रूसिया था। तो हम सब जानते हैं कि ऐसा कार्य करने वाला कौन था बच्चों? ऑस्ट्रिया था। खास करके वहाँ का जो चांसलर हुआ करता था मेटरनिक, वो बड़ा ही रूढ़िवादी किस्म का था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का बदलाव आए। अगला सवाल है बच्चों कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन तृतीय ने किया था या बिस्मार्क ने किया था। हाँ जी, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य बनने से पहले जर्मनी जो था वो कई छोटे छोटे ये में इलाकों में बटा हुआ था। ठीक, उसको नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? सबको इकट्ठा कर करके तकरीबन आप लोगों को बताना है कि कितने राज्यों का जर्मन राइन ने राज्य का निर्माण किया था। वो राज्य की संख्या आपको बतानी है। ओके, कमेंट करके जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। अगला सवाल है बच्चों कि कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? कॉन्ट काबूर इटली के हुआ करते थे और कहा जाता है कि इटली के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनको इटली का राजनीतिज्ञ भी कहा जाता था। कॉन्ट काबूर ने इनको क्या किया था बच्चों? एक पोस्ट पर नियुक्त किया था। आपको बताना है कि वो पद कौन सा था। सेनापति बना दिया था या फ्रांस में राजदूत बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था या गृह मंत्री बना दिया था? तो इसका जो सही जवाब है बच्चे वो ये है कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया था। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ बच्चों? रूस में हुआ, जापान में हुआ, इटली में हुआ या चीन में हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था बच्चे वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था रूस में, जहाँ मजदूरों की सरकार बनी थी जो पूरी दुनिया में पहली बार। अगला सवाल है बच्चों कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? यूटोपियन समाजवादी वैसे लोगों को कहा जाता है जिनको काल्पनिक समाजवादी भी कहा जाता था या जिनको आदर्शवादी समाजवादी भी कहा जाता था, जो वर्ग समन्वय की बात करते थे, वर्ग संघर्ष की बात नहीं किया करते थे, उनको यूटोपियन समाजवादी कहा जाता था। तो ये जो लुई ब्लां है, सेठ साइमन है और रॉबर्ट ओवेन है ना, ये सारे के सारे यूटोपियन समाजवादी हैं। तो इनमें से कौन है जो यूटोपियन नहीं था, जो वर्ग संघर्ष की बात करता था? वो कौन थे बच्चे? वो थे कार्ल मार्क्स। ओके, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं ना। अगला सवाल है कि वॉर एंड पीस किसकी रचना है? ठीक, कार्ल मार्क्स की है, लियो टॉल्स्टॉय की है, दोस्तोयेव्स्की की है या एंजल्स की है? हाँ जी, तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये टॉल्स्टॉय की है। ओके बच्चे, हाँ जी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय हो जाएगा। अगला सवाल है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक हुआ करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है बच्चे। ऑप्शन है वियतनाम के, दूसरा है लाओस के, तीसरा है थाईलैंड के और चौथा है कंबोडिया के। तो ये कहाँ के शासक हुआ करते थे बच्चों? तो ये कंबोडिया के शासक हुआ करते थे। अगला सवाल है बच्चों कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? हो ची मिन्ह ने लिखा था, फान बोई चाओ ने लिखा था, कुआंग दे ने लिखा था या त्रियू ने लिखा था? जी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा फान बोई चाओ ने लिखा था। हाँ जी, बहुत अच्छे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 9 मार्च 1946, देखो एक चीज़ का आंसर तो यहीं पे दिया हुआ है कि कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो 9 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। आपने बस इतना बता देना है कि समझौता का नाम क्या था बच्चों। ऑप्शन है जेनेवा समझौता नाम था, दूसरा ऑप्शन है हानोई समझौता था, तीसरा है पेरिस समझौता और चौथा है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो ये है कि इस समझौते का नाम है हानोई समझौता। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच होने वाला समझौता था ये लखनऊ समझौता, जो कि कब हुआ था बच्चों? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चे, हाँ जी, कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। और वो तारीख कौन सी थी? तो 4 सितंबर नहीं, बल्कि ये कहें कि 29 दिसंबर को हुआ था, है ना, 29 दिसंबर को हुआ था 1916 को। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1916। अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था बच्चों? ऑप्शन है सितंबर 1920 कोलकाता, दूसरा है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, तीसरा है नवंबर 1920 फैजपुर और चौथा है दिसंबर 1920 नागपुर। जी, तो असहयोग आंदोलन जो है वो कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। और ये कब हुआ था बच्चों? तो सितंबर में हुआ था ये वाली चीज़। और अगर और ये जाकर के एग्जैक्टली जाकर के बताना चाहते हैं तो 4 सितंबर को हुआ था ये चीज़। ठीक है, तो 4 सितंबर 1920 को कोलकाता में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जहां पे ये निर्णय लिया गया कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे। ओके बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सितंबर 1920। अगला सवाल है बच्चों कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ वो कब हुआ और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? ऑप्शन है कि 1920 में हुआ था तुर्की के शासक के समर्थन में, 1920 में ही हुआ था लेकिन अरब के शासक के समर्थन में हुआ था, 1920 में हुआ था और फ्रांस के शासक के समर्थन में हुआ था, या 1920 में हुआ था जर्मनी के शासक के समर्थन में हुआ था। इसका सही जवाब है बच्चों कि 1920 में हुआ था और तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था, क्योंकि तुर्की का शासक मुसलमानों का खलीफा कहलाता था। उसी के सम्मान में हम लोगों ने क्या किया भाई, तो खिलाफत आंदोलन की, और उसे ही खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है बच्चों कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिलों की स्थापना कब हुई? 1851 में हुई, 1885 में हुई, 1907 ईस्वी में हुई, या 1914 ईस्वी में हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो ये होगा कि 1851 ईस्वी में हुई थी बम्बई में सबसे पहले सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना। अगला सवाल है बच्चों कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल जो है ना वो कोलकाता में स्थापित की गई थी, आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगला सवाल है कि जब अस्थाई कृषि आया तो इसके प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? देखिए, जब कृषि अस्थाई नहीं था, लोग इधर उधर घूम करके अपनी ज़िंदगी गुजार दिया करते थे, तब वो बहुत सारी चीज़ों का जमाव भी नहीं करते थे। वो इधर उधर गए, जहाँ गए वहीं बस उनको खाने से मतलब हुआ करता था और थोड़ा बहुत पहनने की चीज़ें उनको चाहिए होती थी। ठीक, लेकिन जब ये एक जगह रहने लगे, इकट्ठा होने लगे और फिर ये कृषि पे इनका ये हो गया, मतलब ये कृषि करने का ज्ञान हो गया इनको, तब इन्होंने जिस चीज़ का ये किया था बच्चों, जमाव किया था, वो था संपत्ति। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? जैसे देखो उन्होंने पशु वगैरह को रखना चालू कर दिया था, तो पशु क्या है? एक प्रकार का धन है बच्चे, हम लोग उसे पशुधन कहते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हाँ जी बच्चों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल क्या था कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति, नहीं उससे पहले ये सवाल था, 16 नंबर सवाल था कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था की ये की गई थी। ओके बच्चे, अगला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली जो सबसे बड़ी क्रांति थी वो कौन सी थी? तो वो थी औद्योगिक क्रांति। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? हाँ जी, तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे बच्चे? अगला ये ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, या दक्षिणी क्षेत्र? तो इसका सही जवाब है बच्चों पश्चिमी क्षेत्र। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र। अगला सवाल है बच्चों कि 13वीं सदी में ब्लॉक किसने लिखा हुआ है? ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचा दिए? ये किसने है? ओके बच्चे, मार्को पोलो ने, निकितिन ने, या इत्सिंग ने, या मेगास्थनीज ने? तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चे वो हो जाएगा मार्को पोलो। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में बना हुआ है। सवाल है बच्चों कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जापान में हुआ था, या इंग्लैंड में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था बच्चों जर्मनी में। ओके, हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो मार्क्स आया है वो कम से कम 18/20 तो आया ही होगा, लेकिन जब इतना आया है तो फिर आपको नहीं रुकना है। फिर क्या करना है, आपको इसी वीडियो को एक बार फिर से देखना है डबल स्पीड करके, है ना। तकरीबन 8 मिनट का वीडियो होगा तो 4 मिनट में फिर से कंप्लीट हो जाएगा, और आपको तब तक देखना है जब तक आपके मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 ना आ जाए। ठीक है, हाँ चलिए 19 भी अगर आता है तो एक्सेप्टेबल है बच्चे कि 19/20 अगर आ रहा है तो ठीक है, 95
25% मार्क्स आपके फिर भी बैठ रहे हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाएँ, तभी इस वीडियो को छोड़ें। एक बार देखें, 2 बार देखें, नहीं होता है तो 3 बार देखें। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए बच्चों। हाँ जी, कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन भी दबा लेना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें सार क्लास के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।